नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। एक उपसर्ग के द्वारा, दूसरी प्रत्यय के द्वारा और तीसरी समास के द्वारा। तो आज हम आपसे समास की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समास क्या है। तो बच्चों, भिन्न अर्थ रखने वाले 2 शब्दों या पदों, जिन्हें हम पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं, के मेल से बना तीसरा नया शब्द या पद समास या समस्त पद कहलाता है। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त पद बनता है समास प्रक्रिया कहलाती है। तो फिर से समझिए इसको कि भिन्न अर्थ रखने वाले 2 शब्दों या पदों, जिन्हें हम पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं, उनके मेल से बना तीसरा नया शब्द या पद समास या समस्त पद कहलाता है। और इसको करने वाली जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त पद बनता है, समास प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कि समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ भी परस्पर भिन्न होते हैं। ये भी बात आप समझ लीजिए। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि समास किसे कहते हैं। पर जो समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ भी परस्पर भिन्न होते हैं, और इन दोनों के योग से जो एक नया शब्द बनता है उसका अर्थ भी इन दोनों से भिन्न होता है। और जैसा कि हमने अभी आपसे चर्चा की थी कि समास रचना 2 शब्दों या 2 पदों के बीच होती है, और उसमें हम पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहा जाता है। अब जैसे देश और भक्त, ये 2 शब्द हैं। देश पूर्व पद है और भक्त उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाकर के नया पद जो बनेगा समस्त पद, वो कहलाएगा देशभक्त। इसी तरह राष्ट्र नायक, इसमें राष्ट्र पूर्व पद है और नायक उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाकर बनेगा राष्ट्र नायक। इसी तरह नर नारी, अब इन दोनों के संयोग से बन जाएगा नर नारी। प्रति अक्ष, यानी इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा समस्त पद प्रत्यक्ष। तो हमने अभी आपसे कुछ शब्दों की चर्चा की और बताया कि किस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के समस्त पद बन जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार समास की क्या विशेषता हुई? पहली बात तो ये कि समास में 2 पदों का योग होता है। दूसरी बात, 2 पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, यानी एक समस्त पद बन जाता है। तीसरी बात होती है 2 पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। चौथी बात क्या है कि 2 पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। इन्हीं के अनुसार समास के भेद भी हैं। संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है, पर हिंदी में कोई ऐसी विधि नहीं है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि समास क्या है और समास की विशेषताएं क्या हैं। अब हम आपसे समास के भेद की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों, समास के 6 भेद माने गए हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। तो सबसे पहले हम आपसे द्वंद्व समास की चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास में कोई पद गौड़ नहीं होता, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है कि इसमें कोई पद गौड़ नहीं होता, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, या आदि को हटा दिया जाता है, और विग्रह करते समय इनको पुनः दोनों पदों के बीच जोड़ दिया जाता है। जैसे राम श्याम, इसका विग्रह होगा तो राम और श्याम हो जाएगा। इसी तरह हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे समस्त पद है दाल चावल, अब इसका विग्रह होगा तो हो जाएगा दाल और चावल। माता पिता, विग्रह होगा तो हो जाएगा माता और पिता।
इसी तरह छोटा बड़ा, तो विग्रह क्या होगा, छोटा और बड़ा, यानी ये सब दोनों पद किससे जुड़े हैं, एक योजक से जुड़े हैं और वो योजक है और। इसी तरह या और अथवा योजक से भी शब्द जुड़े रहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास क्या है। अब दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये है कि जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो, यानी अविकारी शब्द हो, और तो उस समास को अव्ययी भाव समास हम कहते हैं। जैसे यथा समय समस्त पद है। अब ये यथा और समय दो के योग से बना है। इसका पूर्व पद यथा यानी अव्यय है, तो इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। अब इसी तरह से हम और भी समस्त पदों के द्वारा आपको इसे समझाते हैं। जैसे यथोचित, यानी इसमें यथा अव्यय जो लगा हुआ है आगे, तो विग्रह क्या होगा, जितना उचित हो। यथाशक्ति, इसमें भी यथा अव्यय है, प्रारंभ में पहला जो पद है वो अव्यय है यथा, तो शक्ति के अनुसार। अब जैसे भरपूर, तो इसमें अव्यय क्या है, भर, यानी पूरा भरा हुआ। आमरण, अब इसमें आ अव्यय का काम कर रहा है, तो आमरण मिलाकर क्या अर्थ होगा, उसका विग्रह होगा मरण तक। बेमिसाल, इसमें बे अव्यय है, तो जिसका जो विग्रह होगा वो होगा जिसकी मिसाल न हो। तो बच्चों ये अव्ययी भाव समास है जिसमें पहला पद अव्यय का काम करता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो वो है कर्मधारय समास। अब इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि जो कर्मधारय समास होता है उसमें दोनों पदों के बीच दो तरह के संबंध हो सकते हैं, विशेषण और विशेष्य का, और उपमेय और उपमान का। कहना चाहिए कि उपमान भी उपमेय की विशेषता बताने का ही कार्य करता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो इसमें जो है विशेषण और विशेष संबंध बनाने वाले जो शब्द होते हैं वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे नील कमल, अब इसमें जो है कमल क्या है, वो विशेष्य है और नील क्या है, विशेषण है, तो मिलाकर हो जाएगा नील कमल समस्त पद। समझ गए आप। इसी तरह महादेव, इसमें महा विशेषण है, देव विशेष्य है, तो समस्त पद मिलकर बनेगा महादेव। और अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा महान है जो देव। इसी तरह नीला है जो कमल, अभी हमने नील कमल का बताया था ना आपको, तो इस तरह से इसका विग्रह होगा और इस तरह से ये समस्त पद बनेगा। तो ये है कर्मधारय समास। अब इसी तरह से उपमेय उपमान के भी जैसे हमने कहा था कि संबंध रखने वाले वो भी कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान आ जाता है। जैसे अब कर कमल, अब इसको कर अलग है कमल अलग है, तो इसमें कर क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है, तो समस्त पद बन गया मिलकर के कर कमल, यानी कमल के समान कर यानी हाथ। इसी तरह से अब दूसरा उदाहरण दें जिसमें उपमान आगे है, कनक लता। अब इसमें उपमान आगे है, पहले कनक उपमान है और उपमेय है लता, समस्त पद मिलके बनेगा कनक लता, यानी कनक के समान लता। तो ये दोनों ही जो हैं ये क्या है, ये दोनों ही कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। अब कर्मधारय समास के पश्चात आता है जो समास, वो है द्विगु समास। चूंकि द्विगु समास भी एक तरह से तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है, तो इसमें भी पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास और कर्मधारय समास में सबसे बड़ा अंतर पहले हम जान लें, वो यही है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, क्योंकि हमने बताया था ना कि कर्मधारय में एक विशेषण एक विशेष्य का काम करता है, या एक उपमेय या एक उपमान का काम करता है। तो उसी तरह से इसमें भी है कि इसमें भी एक विशेषण का काम करता दूसरा विशेष्य का, पर इसकी खास बात यह है कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद अन्य कोई भी विशेषण हो सकता है। तो द्विगु समास की विशेषता ये है बच्चों कि इसमें पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान तो होता है, लेकिन पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्विगु समास का उत्तर पद किसी समूह का हमें बोध कराता है। यदि हम उसका विग्रह करते हैं
तो उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय जैसा कहलाएगा। इसलिए ये बात हमको ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि इसमें ये बोध किस बात का कराता है द्विगु समास, ये बोध कराता है समूह का, समाहार का। जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको द्विगु समास का, जैसे पंचतंत्र। अब इसका विग्रह होगा पांच तंत्रों का समाहार। अष्ट सिद्धि, इसका विग्रह होगा 8 सिद्धियों का समाहार। तो ये द्विगु समास है। अब इसी तरह से इसके अन्य उदाहरण भी हम आपको देते हैं। जैसे समस्त पद है दुराहा यानी 2 राहों का समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार, पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह, तो पंचवटी। तो इस तरह से ये द्विगु समास कहलाया। आप समझ ही गए होंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। नवरात्रि, इसका एक उदाहरण 9 रातों का समाहार, पंचमुखी 5 मुखों का समाहार। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि द्विगु समास। अब अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो समास है जिसमें दोनों पद गौड़ होते हैं, बल्कि बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। अब जैसे हम इसका उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि जैसे बहुव्रीहि समास है तो इसका उदाहरण जैसे हम लेंगे षडानन, यानी षट हैं आनन जिनके, अर्थात कार्तिकेय। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। मेघनाद, मेघ के समान करता है नाद जो, अर्थात रावण पुत्र इंद्रजीत। तो इस प्रकार ये इसमें क्या खास बात हुई कि इसमें समस्त पद में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद जो इसमें जो है वो भी गौड़ होता है, और किसी तीसरे पद के बारे में ये हमको बताते हैं। तो ये होता है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब बच्चों अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। फिर से समझिए इसको, जिस समास में पूर्व पद गौड़ यानी छिपा हुआ सा और उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद विशेषण होता है अतः गौड़ होता है, और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के विग्रह के समय समस्त कारकों के कारकी चिन्ह जिनका समास करते समय दिया गया था पुनः जोड़े जाते हैं। जैसे अब हम रोग मुक्त है तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा रोग से मुक्त। अब इसमें से अपादान कारक का चिन्ह है। इसी तरह जीवन साथी है तो इसमें जीवन का साथी, इसमें का संबंध कारक का चिन्ह है। तो इस तरह से जितने कारक हैं उनके अनुसार इनके भेद भी निर्मित हुए हैं। अब हम आपको एक उदाहरण दे के बताते हैं गुरु दक्षिणा। इसमें पूर्व पद क्या है, गुरु है, और दक्षिणा उत्तर पद है। इसमें कारकी चिन्ह जो छिपा हुआ है वो के लिए, यानी जब इसका विग्रह होगा तो ये होगा गुरु के लिए दक्षिणा। इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से तत्पुरुष समास पहचाना जा सकता है। अब हिंदी में तत्पुरुष समास की रचना 3 तरह से होती है। किस तरह से, संज्ञा यानी संज्ञा के मेल से, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, उद्योग का पति उद्योगपति, इस तरह से। इसी तरह से दूसरा होता है संज्ञा विशेषण के मेल से, जैसे धर्म भ्रष्ट तो धर्म से भ्रष्ट, दानवीर दान में वीर, इस तरह से। और तीसरा होता है संज्ञा और कृदंत के मेल से बनता है, जैसे रेखांकित तो होगा रेखा से अंकित, स्वरचित जैसे स्व द्वारा रचित। तो इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आ गया कि तत्पुरुष समास किस तरह से निर्मित होता है, और इनके जो कारकी चिन्ह हैं वो हमारे कारक के अनुसार होते हैं। जैसे
हम आपको बता दें, जब कर्म तत्पुरुष होता है तो उसमें चिन्ह को छिपा रहता है, करण तत्पुरुष होता है तो उसमें से के द्वारा छिपा होता है, संप्रदान तत्पुरुष में चिन्ह होता है के लिए, अपादान तत्पुरुष में चिन्ह होता है से अलग के अर्थ में, और संबंध में तत्पुरुष का जो चिन्ह है जो छिपा होता है संबंध तत्पुरुष में वो होता है का, की, के, और अधिकरण तत्पुरुष में जो चिन्ह छिपा होता है वो होता है में, पर, यानी जो हमारे कारक चिन्ह हैं वही छिपे इसमें होते हैं। अब जैसे हम आपको कर्म तत्पुरुष का एक उदाहरण बता दें, जैसे यश प्राप्त है तो इसका होगा यश को प्राप्त। इसी तरह करण तत्पुरुष का एक आपको उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे है तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत। इसी तरह से हम आपको संप्रदान तत्पुरुष का एक उदाहरण बताते हैं, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है विद्याहीन, यानी विद्या से हीन। इसी तरह से संबंध तत्पुरुष जिसका चिन्ह है का, के, की, तो इसका उदाहरण है राजकुमार, यानी राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये सब संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें जिसका चिन्ह है में और पर, तो जैसे जग बीती, यानी इसका जब विग्रह होगा तो होगा जग पर बीती, इसमें पर कार की चिन्ह छिपा हुआ है। देशाटन, देश में अटन, या गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो बच्चों इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये हमने आपको बताए कि किस तरह से ये समास हैं, इनके 6 भेद बताए और उनके बारे में आपको विस्तार से बताने का हमने प्रयास किया है। अब एक तत्पुरुष में एक भेद होता है नञ्य तत्पुरुष, तो इसमें ना संस्कृत में होता है। तो संस्कृत में तत्पुरुष समास का ये भेद ऐसा है जिसका पूर्व पद कोई निषेधवाची अव्यय शब्द होता है, तो वहां पे होता है। जैसे अनिद्रा यानी न निद्रा, अब इसमें ना छिपा हुआ है, निषेध का सूचक है ये। जैसे असफल यानी न सफल, जो सफल नहीं हुआ। अनादर यानी न आदर, अब इसमें ना निषेधवाचक शब्द, यानी आ जो सूचक है इसमें निषेध का सूचक है। तो ये हो गया आपका नञ्य तत्पुरुष जिसे हम कहते हैं। तो कभी इस तरह के शब्द भी आते हैं तो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जैसे अपठित यानी न पठित, जो पढ़ा हुआ ना हो। इसी तरह से अनुदार यानी न उदार, जो उदार न हो। तो बच्चों आशा हम करते हैं कि आपको समास समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। धन्यवाद।